नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने कहीं देखा था कि किसी भी काम करने के लिए आप में वो जुनून, आप में वो हौसला होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको उजालों तक पहुंचना है तो अंधेरों का सीना चीरना होगा। अगर आपको प्यास की तलब लगी है तो बंजर जमीन की सीना चीर के आप वहां से पानी निकाल सकते हो। तो किसी चीज को पाने के लिए आप में वो जुनून क्या होना, वो जज्बा होना चाहिए। अगर किसी चीज को आपको सीखने की ललक होगी ना दोस्त, तो किसी भी तरह से हासिल कर लोगे। ये मायने नहीं रखता है कि सामने क्या है, बस किसी चीज को अगर सीखना है, समझना है, जानना है तो अपने अंदर सबसे पहले जिद पालो। क्योंकि दुनिया में आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ढेर सारी बातें मिल जाएंगे सुनने के लिए, बहुत सारी बातें आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे ना, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक खुद अपने आंतरिक शक्ति को, मतलब अपने एनर्जी जो होता है ना, उसको जगाओ। अपने आप को पहले खुद मोटिव करो। और ये जो आप वीडियोस देख दो के इस चीज से आप मोटिव नहीं हो सकते हो। आपको मोटिव करने के लिए खुद मोटिव होना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी ऊर्जा के साथ हम चलते हैं अपने इस अध्याय पे, जो मेरा हिस्ट्री चैप्टर 1 का भाग दूसरा है। तो देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं। दोस्तों, हमने इसके पहले भाग में पढ़ा दिया है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो दोस्तों, राष्ट्रवाद सबसे पहले देखो, हम क्लास 10 का पढ़े राष्ट्रवाद, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद उदय एवं विकास। मतलब सबसे पहले हमको जानना होगा कि राष्ट्रवाद क्या है, क्योंकि ये राष्ट्रवाद हमारा मूल आधार है। हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर का ये मूल अधिकार है। इसी पे सारी बातें क्या है, इसी राष्ट्रवाद में सब कुछ क्या है, सम्मिलित है। और राष्ट्रवाद जानने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन हिस्ट्री पढ़ चुके, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। जैसे कि हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम क्या इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का क्या किया था, शुरुआत किया था। तो इतिहास का परिभाषा, डिफिनेशन हम लोग कैसे देंगे, तो सीधे हम कहेंगे कि हमें जिस साधन या जिस माध्यम से अपने बीते हुए समय को जानने का मौका मिले, वह इतिहास कहलाता है। जैसे रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ये सब से क्या होता है, हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। कहीं ना कहीं जिस बुक से हम पढ़ते हैं वो बुक बहुत सालों पहले लिखा गया था, तो वो कहीं ना कहीं वो मेरा साधन हो गया ना। उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं। तो क्या कहेंगे इतिहास की परिभाषा, कि जिस साधन या जिस माध्यम से हमें अपने बीते हुए समय को क्या जानने का मौका मिलता है, वही क्या कहलाएगा, हमारा इतिहास कहलाएगा। और राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है, तो दोस्तों राष्ट्रवाद लोगों में एकता जगाने की एक प्रकृति है। मतलब लोगों में एकता की भावना को जगाना ही क्या कहलाएगा, हमारा राष्ट्रवाद कहलाएगा। ओके बच्चों, और या फिर क्या कहेंगे कि जातीय आवासीय आधारों पर लोगों में हमेशा जो एकता की भावना हो ना, इसको बढ़ावा देना ही क्या कहलाएगा, हमारा राष्ट्रवाद कहलाएगा। ओके बच्चों, आगे हम चलते हैं। राष्ट्रवाद का ये दूसरा भाग है हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद एवं उदय एवं विकास। कहता है राष्ट्रवाद की कल्पना फ्रांसीसी कलाकार सरायू ने भी किया। मतलब अब दोस्तों, कल्पना क्या होता है, मतलब वक्त से पहले किसी चीज के बारे में क्या होना, आभास हो जाना, जान लेना, वही कल्पना करना। तो एक व्यक्ति थे, फ्रांस के क्या थे, कलाकार थे। और वो कौन व्यक्ति थे, सरायू थे। इन्होंने राष्ट्रवाद की कल्पना बहुत पहले ही कर दिया था, कि राष्ट्रवाद की क्या क्या प्रवृत्ति है, क्या घटना है, ये सब की जो है ना कल्पना पहले ही कर दिए थे। कौन, फ्रांस के कौन थे, ये कलाकार थे। तो राष्ट्रवाद की कल्पना फ्रांसीसी कलाकार सरायू ने क्या कर दिया था। ओके दोस्तों, और कहता इन्होंने एक कल्पना दर्श की रचना की तथा चिन्हों द्वारा, मतलब क्या, इन्होंने एक कल्पना दर्श की रचना की अपने चिन्हों द्वारा, जिसमें अपने राष्ट्रों की पहचान कपड़ों और प्रतीक चिन्हों द्वारा किया। मतलब सरायू जी ने एक कल्पना दर्श की रचना की। ओके बच्चों, और इसमें अपने देश की, जैसे कि हमारे देश की पहचान किससे होती है, जैसे मान लो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तो तिरंगा कहने का मतलब क्या है, तो इंडिया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सरायू जी ने अपने राष्ट्र की पहचान कपड़ों और प्रतीक चिन्हों द्वारा किया था। ओके बच्चों, अब कहता है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद शक्तिशाली रूप से उभर कर सामने आया। मतलब अब 19वीं शताब्दी में ये जो यूरोप है ना, इसमें राष्ट्रवाद की भावना जो है ना काफी शक्तिशाली रूप से क्या हुआ, उभर कर आया। ओके, और जब ये उभर कर आया तो क्या हुआ दोस्तों, कि बहुराष्ट्रीय साम्राज्य के स्थान पर क्या हो गया, राष्ट्रीय राज्य की स्थापना किया गया। मतलब 19वीं शताब्दी में
ये जो राष्ट्रवाद है ये क्या होने लगा, काफी भयानक भयावह रूप ले लिया। और यह भयावह रूप क्या कर दिया कि बहुराष्ट्रीय शासन के स्थान पर, बहुराष्ट्रीय शासन के स्थान पर क्या कर दिया, राष्ट्रीय शासन की क्या कर दिया, स्थापना कर दिया। ओके बच्चों, अब बताइए यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना फ्रांस की क्रांति 1789 से माना जाता है। मतलब देखो राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं ये सारा मंजर कहां पे आएगा, राष्ट्रवाद पे ही टिका हुआ है। तो कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस की क्रांति से माना जाता है तथा नेपोलियन के विजयों ने बढ़ावा दिया। मतलब 1789 का जो क्रांति हुआ था तो इसमें राष्ट्रवाद भयावह रूप से क्या हुआ, प्रज्वलित हुआ। और इसमें घी डालने का काम कौन कर दिया, नेपोलियन। चूंकि नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत सारे क्या करते थे, युद्धों को जीतता था। इससे लोगों को लगता था कि नेपोलियन इतने सारे युद्धों को जीत लेता है तो क्या हम एक साथ मिलके किसी युद्ध को जीत नहीं सकते हैं। तो यहीं से शुरू होता है क्या, राष्ट्रवाद की भावना जगना। तो कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का भावना विकास हुआ, उस विकास में अहम भूमिका निभाया फ्रांस की क्रांति तथा नेपोलियन के विजयों। ओके, अब पता है नेपोलियन के युद्धों और विजयों से अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी अधिपत्य के विरुद्ध देशभक्ति तथा राष्ट्रवाद का विकास हुआ। मतलब कि नेपोलियन के युद्धों और विजयों से अनेक राष्ट्रों में देशभक्ति का ज्वाला फूटा। मतलब नेपोलियन बहुत सारे युद्धों को जीतता गया। तो इससे जाहिर सी बात है लोगों में ये भावना जाएगा भाई ये अकेला कैसे जीतता है। अगर ये अकेला होके इतना सारा कुछ कर सकता है तो क्या हम बहुत सारे लोग मिलके आपस में मिलके क्या इस जो मेरा जो हम शोषित हो रहे हैं क्या इसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठा सकते हैं। तो इसमें मतलब नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने लोगों में क्या कर दिया, एक नई चेतना का आगाज कर दिया, लोगों में राष्ट्रभक्ति का जुनून भर दिया। और यही कारण है कि यहाँ पे इनके द्वारा नेपोलियन के द्वारा राष्ट्रवाद का क्या हो गया, विकास हो गया। ओके दोस्तों, अब कहता है फ्रांस में राष्ट्रवाद। तो कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद का आग लगना फ्रांस की क्रांति से आरंभ हुआ। मतलब कि यूरोप जो देश था इसमें देशभक्ति का जज्बा फ्रांस की क्रांति से माना जाता है, 1789 की क्रांति से माना जाता है। और कहता है फ्रांस की क्रांति के पहले वहां बुर्बो राजवंश का क्या था, शासन था। मतलब क्या कि जब फ्रांस की क्रांति से पहले वहां बुर्बो राजवंश का क्या था, शासन था। और कहता क्रांति के समय वहां का राजा कौन था, लुई 16वां था। मतलब जब 1789 का फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था उस समय वहां का राजा कौन था, लुई 16वां था। कहता इसके शासन काल में क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीयता की भावना, पृथ्वी तथा नागरिक जैसे शब्दों का प्रयोग करके जगाया। मतलब कहता है कि ये जो लुई 16वां है इसके शासन काल में लोगों में एकता, अपने देश के प्रति देशभक्ति जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, यह भावना जगाने के लिए लोगों ने पृथ्वी तथा नागरिक जैसे शब्दों का प्रयोग किया ताकि क्या ये लोग में राष्ट्रवाद की भावना जगे और निरंकुश शासन का क्या हो, विरोध आवाज उठाए। ओके दोस्तों, कहता इतना कुछ होने के बाद क्या हुआ कि नए संविधान में सभी नागरिकों का समान अधिकार दिया गया, राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। मतलब क्या कहता है कि ये जो लुई 16वां के समय क्रांतिकारियों ने लोगों में राष्ट्रवाद का क्या किया, राष्ट्रवाद की नई चेतना को जगाया। और नई चेतना जगाने के बाद क्या हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा। और जब युद्ध होके सब समाप्त हो गया तब क्या बन गया, एक नया संविधान बना जिसमें लोगों में क्या हुआ कि समान अधिकार दिया गया तथा राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया जो क्या था, तिरंगा था। ओके, और कहता है पुरानी संस्था स्टेट जनरल को स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन किया। मतलब कि जो पुरानी संस्था था नेशनल स्टेट जनरल, इसको हटा के अब क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली का रूप, मतलब नया रूप से गठन कर दिया। किसको, स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली में गठन कर दिया। ओके बच्चों, अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके।